हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्राउट पर एक हाई लेवल बैठक को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि समस्या के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भारत में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखे पर वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हमने हमेशा भूमि को महत्व दिया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भूमि क्षरण के मुद्दे को उजागर करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि भूमि क्षरण आज दुनिया के 2/3 हिस्से को प्रभावित करता है और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की नींव को ही नष्ट कर देगा। भारत में पिछले 10 साल में लगभग 30 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र जोड़ा गया है। इसमें संयुक्त वन क्षेत्र को देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/4 भाग तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भूमि क्षरण तटस्थता की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने की राह पर हैं और 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं और ये 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता में योगदान देगा। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही हैं। देश देशांतर में आज बात मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे की समस्या और इसे पार पाने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय या कहीं समाधानों पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं सुनील पब्बी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर JV शर्मा, डायरेक्टर लैंड रिसोर्सेज डिवीजन, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी। और डॉक्टर JV शर्मा सर, पहले मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी और मैं मोटे तौर पर समस्या की गंभीरता को सबसे पहले समझना चाहूंगी। प्रधानमंत्री के संबोधन की क्या बड़ी बातें आपकी नजर में रही और खासतौर से डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट को लेकर जो समस्या है वो ना सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली भी कितनी गंभीर है आज? प्रीति जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन दुनिया में 3.2 बिलियन जो लोग हैं वो इससे अफेक्टेड हैं और 1.3 बिलियन लोग जो डिग्रेडेड एग्रीकल्चर है उससे अफेक्टेड हैं और 20% ऑफ द अर्थ वेजिटेशन सरफेस जो है वो किसी न किसी रूप में या तो डिग्रेडेड है या अंडर द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन है और प्रति वर्ष एवरी ईयर 12 बिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड उसमें डिग्रेडेड लैंड ऐड होती जाती है। तो इसमें डिग्रेडेड लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए, कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन के लिए
एक यूनाइटेड नेशन में अर्थ समिट हुई थी 1992 में, तो उसमें वहां पे यूएनसीसीडी नाम से यूनाइटेड नेशंस कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी नाम से एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन बना जो कि लीगली बाइंडिंग है। यहाँ पे फिर मैं आता हूँ अभी इंडिया के अंदर, इंडिया में 96.4 मिलियन हेक्टेयर लैंड, जो कि 29% ऑफ द टोटल लैंड एरिया है, इज अंडर डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 2016 में उन्होंने अपना इसका असेसमेंट किया था। टेरी ने एक स्टडी की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और यूएनसीसीडी डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन के लिए नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो हम लोगों ने एक टेरी से उसकी स्टडी की थी कि लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन का जीडीपी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड क्योंकि कंट्री के अंदर डेटा बहुत फ्रेगमेंटेड है और डेटा बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता है, तो फ्रेगमेंटेड डेटा के बेसिस पे हम लोगों ने एक कंजर्वेटिव फिगर निकाली थी, दैट इज 2.54% ऑफ जीडीपी 2014-15 की बेस प्राइस के ऊपर ये है। इसमें आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 55% ऑफ द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का जो जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट है, दैट इज ड्यू टू द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कल कहा था कि हमारा 3 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड बढ़ी है, ये बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, हर 2 साल पे वो असेसमेंट करते हैं, बट एरिया हमारा बढ़ा है फॉरेस्ट का, तो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट हमारी डाउन हुई है। उसकी तरफ हमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो क्वालिटी डाउन हुई है उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारे देश में मोर देन 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी आजीविका लाइवलीहुड इन्हीं जंगलों से लेते हैं, और वो ज्यादातर बेस्ड होती है अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट के ऊपर। तो दैट इज ए मेजर ड्राइवर फॉर द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन द कंट्री। 16% एग्रीकल्चर डिग्रेडेशन है, 7% सिल्टेशन, 18% लैंड यूज चेंज की वजह से इम्पैक्ट है, एंड 4% ग्रासलैंड। इसका भी जिक्र किया था कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। बन्नी ग्रासलैंड जो कि गुजरात में है, हम लोगों ने अपने इसके बन्नी ग्रासलैंड के ऊपर भी रिसर्च की है। बन्नी ग्रासलैंड हजारों की संख्या में जो दूध पालन का काम, दूध बेचने का काम करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, उनको सहयोग प्राप्त करता है। पर अभी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नाम का एक पेड़ होता है, ये उसने उस बन्नी ग्रासलैंड को थोड़ा सा खराब कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 2-3 बातें और कही थी कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं बाई 2030 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करेंगे। ये टारगेट हमने पेरिस एग्रीमेंट के बाद में यूनाइटेड नेशन UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को कम्युनिकेट किया है। ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य तो हम लोगों ने ले लिया, और उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसका बेसलाइन क्या होगा, 2030 तक कितने हमें पेड़ लगाने हैं, कितने हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है, इसका क्वांटिफिकेशन करना है, ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को करना बाकी है। ठीक है, यानी आप 2019 में यूएनसीसीडी की COP14 हुई थी, इसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल उस पर मैं आऊंगी डॉक्टर शर्मा, मैं उस पर आऊंगी। 2019 में हमने देखा था घोषणा पत्र जो जारी हुआ था, तमाम बड़ी बातें थी, उस बातों पर हम कितना आगे बढ़े हैं ये मुद्दा भी मैं लेकर आऊंगी चर्चा में आगे। लेकिन फिलहाल मैं पब्बी सर का रुख करूंगी। सुनील पब्बी सर, हम जानते हैं कि हमारे देश की रीढ़ एक तरह से कहीं ना कहीं कृषि है। बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा कृषि पर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली निर्भर करता है। भूमि का बंजर होना कृषि क्षेत्र के लिए फिलहाल कितनी बड़ी समस्या आप देख रहे हैं, और इस दिशा में जो काम किया जा रहा है उसकी गति को आप कैसे नापते हैं? प्रीति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से कन्वेंशन में बताया और भारत की भूमिका को भी बताया। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश, चाहे वातावरण की सुरक्षा की बात हो या प्लेनेट में अनमोल चीजों का उपलब्धता की बात हो, हमारा देश हमेशा अग्रसर रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड की 17% जो पॉपुलेशन है वो भारत में ही है, और इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें अच्छी भूमि होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और इस उपजाऊ जो भूमि को
उसमें जैसे सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना, जिसके बारे में हमारे सरकार ने और प्रधानमंत्री ने बहुत ही योगदान दिया है, सॉइल हेल्थ कार्ड और ये सब चीजों को लेकर, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और फूड सिक्योरिटी की जहां बात होती है, खाद्य सुरक्षा की, नॉट ओनली क्वांटिटी की बात, क्वालिटी की जब बात होती है, इन सब चीजों को देखते हुए जो भूमि में जो अप्रक्षण पैदा हो रहा है, जो भूमि की डिग्रेडेशन कल्टीवेबल लैंड की हो रही है, उसका मेन कारण ये है कि ये जो हम रेगुलर जो प्लोइंग और टिलिंग, ये जो दो प्रोसेस होते हैं, उससे क्या है कि जो भूमि की जो टॉप सॉइल होती है वो 10 से 100% तक बड़ी शीघ्रता से खराब होती है। और ये जो टॉप सॉइल होती है ये उपजाऊ पोर्शन है सॉइल का, और ये हमारी भूमि में बेसिकली जैविक और अजैविक दो चीजों का बहुत बड़ा भंडार है। और ये जो जैविक चीजें हैं ये भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। और इस जैविक शक्ति का सबसे बड़ा भाग जो है वो जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु देखने में छोटे होते हैं पर ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है तो हमें भूमि के सुधार के लिए जीवाणुओं का पोषण भूमि को देना पड़ेगा। और ये जीवाणु जो होते हैं, आपने लोग अक्सर जानते हैं कि ये मृदा की जो कार्बनिक शक्ति है, ऑर्गेनिक कार्बन जिसे हम कहते हैं, ये एक भूमि का और मृदा का एक महत्वपूर्ण घटक है जो मृदा की भौतिक और जैविक शक्ति को बढ़ाता है। और जैसे पानी अवरोधक शक्ति है, धरती की एकत्रीकरण शक्ति है, पोषक तत्वों को समाने की शक्ति है, ये सब ये जीवाणु ही हेल्प करते हैं। और ये रिसर्च में दर्शाया गया है कि भूमि में इन कुशल जीवाणुओं के संवर्धन से उसकी कार्बनिक शक्ति बढ़ती है। और अगर हम देखें हिस्ट्री को लेके, तो पहले जो भारत की जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें जो कार्बन का कंटेंट था वो 3% 4% के आसपास था, जो कि अब घटकर 0.2-0.3% रह गया है। तो ये कार्बन का जो कंटेंट है ये इन जीवाणुओं को बढ़ाने में मदद करता है। और अगर ये कार्बन कंटेंट ही कम हो जाएगा तो ये जीवाणु भी कम हो जाएंगे, और उसमें जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, पोषक तत्वों का घुलना, पोषक तत्वों का आपस में घुलनशील होकर पौधे को प्रदान करना, ये सब बहुत चीजें अफेक्ट होती हैं। और इन सबको अच्छा बनाने के लिए भूमि की कार्बनिक शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इससे मृदा शक्ति को बहुत ही मैं कहता हूँ तेजी मिलती है। और ये जो जीवाणु होते हैं ये बड़े बड़े काम करते हैं और मानवता के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये जीवाणु एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, ये भूमि में एक नेटवर्क बनाते हैं जिससे कि जितने भी जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उन सबको ये घोल कर और पोषक तत्व भूमि के बढ़ाते हैं और भूमि के सुधार में बहुत ही हेल्प करते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शर्मा, आपने जो जिक्र किया था दिल्ली घोषणा पत्र का और भारत में जो संयुक्त राष्ट्र की बंजर भूमि घटाने से जुड़ी मुहिम का 14वां सत्र था, वो हम जानते हैं दिल्ली में आयोजित हुआ था और भारत की इसमें एक तरह से लीडर की भूमिका थी। और इसमें जो बड़ी बातें सामने आई थी उसमें इसके खतरे को लेकर बात हुई थी। मैं थोड़े से पॉइंटर्स बता दूं। 25 देशों ने 2019 की क्योंकि ये बात है, 25 देशों ने 2018 में भयंकर सूखे के कारण आपातकाल घोषित किया। 70 देश औसतन हर साल सूखे के प्रकोप से पीड़ित रहे हैं। 10 से 17% वैश्विक जीडीपी को नुकसान पहुंचा रहा है मरुस्थलीकरण। आपने उससे भी कनेक्शन जो था अपनी बात में हमें बताया। 70 करोड़ लोग भूख शरण के कारण 2050 तक होंगे अपनी जगह से विस्थापित। यानी हम समझ रहे हैं कि इसके कारण जो इफेक्ट है वो एक हम कहें कि आम आदमी पर भी किस तरह से पड़ रहा है। ये समस्या कितनी गंभीर है ये हमें नजर आ रही है। दिल्ली घोषणा पत्र के बाद जिन प्रयासों की बात हुई थी उसमें हम अभी तक कितना आगे बढ़े हैं, क्या दिशा फिलहाल आपको दिखी है? घोषणा पत्र में दो मुख्य चीजें थी। एक तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए बाय 2030 26 मिलियन हेक्टेयर का टारगेट अनाउंस किया था। दूसरी मुख्य बात थी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट बनाने का अनाउंस किया था। पहले मैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस की बात करता हूं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस का जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है
फॉर्चुनेटली टेरी ने ही बनाई है। टेरी में मैं ही उसका प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर था और उसमें हम लोगों ने रिपोर्ट बना के दे दी है किस तरीके से क्या ढांचा सेंटर फॉर एक्सीलेंस का होना चाहिए, कितने वैज्ञानिक होने चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कितना पैसा उसमें लगेगा। इसमें जो सबसे मुख्य बात निकल के आई, लगभग 1.5 to 2 लाख करोड़ रुपीस की आवश्यकता होगी 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर का टारगेट प्राप्त करने के लिए। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा नहीं कि वर्तमान में लैंड इंप्रूवमेंट के लिए, लैंड डिग्रेडेशन इंप्रूवमेंट के लिए स्कीम नहीं चल रही। इसमें बहुत सारे भारत सरकार के मंत्रालय हैं जो इसमें अपनी अपनी डिफरेंट स्कीम्स चलाते हैं फ्रेगमेंटेड तरीके से। 116 स्कीम्स जो है वो चल रही हैं और उनके अंदर भी लगभग 80 से 90 हजार करोड़ रुपया होता है और हमें अतिरिक्त लगभग उसको डबल करने की आवश्यकता है। और इसमें हर मिनिस्ट्री अपने अलग तरीके से स्कीम को चला रही है, अपने अलग एजेंडा एंड अलग ऑब्जेक्टिव को लेकर चला रही है। जहां तक जब हमें लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात करनी है तो हमें एक अथॉरिटी के तहत ये सुझाव भी हमने अपने डीपीआर में दिया है और वो अथॉरिटी सभी मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करेगी एंड तब जाके हम उस दिशा में 26 मिलियन हेक्टेयर के लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी चीज जो घोषणा पत्र में बात हुई थी, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 26 बिलियन हेक्टेयर जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है और जहां मैंने पहले भी बताया था कि 55% इम्पैक्ट जो है वो फॉरेस्ट लैंड का है। और अभी हम लोगों ने एक रिसर्च और की है जिसमें कि लैंड यूज से कितने एमिशंस वातावरण में जाते हैं और आप उसमें भी आपको सरप्राइज होगा कि लैंड यूज से जो एमिशंस इंडिया के अंदर होते हैं 1 बिलियन टन्स ऑफ इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर और 1 बिलियन टन ऑफ इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर में जो फॉरेस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है वो 44% है। इसका मतलब यह है कि अगर हम टोटल लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात चलें तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें फॉरेस्ट डिग्रेडेड फॉरेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, फॉरेस्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करना होगा, जो कि अभी थोड़ा सा हल्का सा एक नेग्लेक्टेड क्षेत्र है। इस पे ज्यादा ध्यान देने की, जाकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। जहां तक क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट की बात है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ही दिखाती है कि हमारी क्वालिटी में थोड़ा सा डिग्रेडेशन हुआ है और ऐसा नहीं है कि उसमें हमारे एफर्ट नहीं हो रहे, एफर्ट हो रहे हैं। हम जो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है वो 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। तो वो सारी चीजें हैं जो मुख्य रूप से अभी सुनील जी ने भी कहा था कि 17% पॉपुलेशन हमारी 2.5% लैंड के ऊपर रहती है। तो वही जो ह्यूमन बीइंग का जो प्रेशर है उतना ही कैटल प्रेशर है जो कि फॉरेस्ट के ऊपर होता है। तो वो एक डिग्रेडेशन, ऐसा नहीं है कि कंट्री के किसी भी तरीके के उसके इम्प्रूवमेंट में प्रयास में कमी है। ठीक है, ठीक है। और पबी सर, क्योंकि आपसे मैं एग्रीकल्चर और कृषि को लेकर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब इस दिशा में हम आगे बढ़ने की बात करते हैं और अपनी भूमि को एक तरह से उसमें नई जान डालने की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति का, चाहे वो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हो या आम आदमी हो, उसका इसके प्रति जागरूक होना भी उतना ही ज़रूरी है। क्या आप ये मानते हैं? और क्या इसके लिए कि हर एक किसान तक भी इसको लेकर जानकारी हो, बड़े लेवल पर भी इस पर जानकारी हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑर्गेनिक खेती को लेकर भी कई प्रयास हैं जो किए जा रहे हैं, तो वो जागरूकता जो है वो क्या सही तरीके से बढ़ पा रही है हमारे देश में आपकी नज़र में? देखिए, बहुत सी कृषि क्रियाएं हैं जिसके कारण भूमि में जो है ये बंजर भूमि बनती जा रही है। जैसा कि एक समय था कि जब भारत में उपज बहुत कम होती थी, मगर उस समय नई वैरायटीज आई, नए नए तरीके आए और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये सब चीजें का उपयोग शुरू हुआ, तो उससे भी असल में ये जो केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं ये अब बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बार जब हम एक भूमि में एक इनकी जो फर्टिलाइजर्स है उनकी मात्रा इस्तेमाल करते हैं, तो अगले साल हमें उससे भी ज्यादा उसको इस्तेमाल करना पड़ता है वो पैदावार लेने के लिए। तो जितने भी ये केमिकल्स ये हमारी भूमि में जाते हैं और ये भूमि की उर्वरा शक्ति को
खराब करते हैं और भूमि को बंजर बनाते हैं। ऐसे ही जैसे कि धान की हम एग्जांपल लें, धान खड़े पानी में ज्यादातर उगाया जाता है और वो फ्लडेड जो कंडीशंस होती हैं वो भी भूमि में बहुत सारे ऐसी कंडीशंस पैदा करती हैं कि जिससे भूमि जो उपजाऊ शक्ति उसकी थोड़ी कम होती है। अब हम रिसर्च में नए नए तरीके लेके आए हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस को हम बढ़ावा दे रहे हैं और हम जो है उर्वरक, जो जैव उर्वरक हैं हमारे संस्थान में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हर फसल के लिए अलग अलग जैव उर्वरक उपलब्ध है और ये जैव उर्वरक का इस्तेमाल से, जिसे आप ऑर्गेनिक खेती भी कह सकते हैं, और ये फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे गोबर की खाद या केंचुए की खाद, इन सब चीजों के इस्तेमाल से जो भूमि है, भूमि में सुधार भी होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। और किसानों के लिए हम समय समय पर इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं और किसानों को गांव में जाके भी इसके बारे में बताते हैं, किसानों को इसकी उपलब्धता भी करते हैं। और देखा जाए बेसिकली तो जैसा मैंने के जीवाणुओं की बात की और प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार मन की बात में के प्रोग्राम में और वैसे भी कई बार इन चीजों का जिक्र किया है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और जो ये जीवाणु उर्वरक जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनके बहुत बड़े फायदे हैं और लॉन्ग टर्म इनके सस्टेनेबल जिसे कहते हैं, एक टिकाऊ जो खेती होती है उसमें इनका बड़ा योगदान है। और बेसिकली देखा जाए तो ये जो जीवाणु हैं ये धरती के अंदर ही होते हैं। ये तीन तरीके से धरती में सुधार कह लीजिए या अपनी क्रिया उसको करते हैं। एक तो इनको जब एक सही वातावरण मिलता है तो ये अपने आप ही उसमें पनपने शुरू हो जाते हैं। और अगर या फिर कोई ऐसी एक इनको उत्तेजित करना पड़ता है, जैसे कोई ऐसी कंडीशन हम लेके आए या किसी धरती में ऐसे पोषक तत्व की कमी हो जिसके डालने से ये जीवाणु उत्तेजित हो जाएं और ये धरती में अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दें। या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं इनको हम धरती में डालते हैं और जिससे ये जो है ये धरती में फायदा करते हैं और पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। दूसरी बहुत अच्छी चीज जो कि बहुत ही चर्चा में रहती है कि ये जो अवशेष, जो कृषि के अवशेष होते हैं जिनको किसान ज्यादातर जला देते हैं, उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको घुलाने के लिए, उसको सड़ाने के लिए और खाद बनाने के लिए हमारे अनुसंधान किए गए हैं और हमारे संस्थान में बहुत अच्छा एक घोल उपलब्ध है जिससे कि वो बहुत ही जल्दी उस अवशेषों को सड़ा देता है और खाद बना देता है, जो कि खेत के लिए बहुत ही अच्छी है और उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और ऐसी चीजों के इस्तेमाल से जो कृषि के लायक जो भूमि होती है वो बहुत ही उर्वरक रहती है और लंबे समय तक वो उपजाऊ रहती है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर शर्मा, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं भूमि क्षरण की, मरुस्थलीकरण की और सूखे की, तो हम जानते हैं कि ये समस्या का एक साइकिल है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज, उससे ये चीज़ें होना और इसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज होना। और जैसे अभी हमें पबी सर ने भी बताया कि किसानों की तरफ से जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं वो भी, और हम विकास की दौड़ में जब आगे बढ़ते हैं उसमें पर्यावरण का संरक्षण भी एक चुनौती हमारे सामने है ही। जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया तो उन्होंने उदाहरण दिया गुजरात के कच्छ का, वहां के रण में बन्नी क्षेत्र में अत्यधिक बंजर भूमि है, बहुत कम बारिश होती है, उस क्षेत्र में घास के मैदान तैयार किए गए जिससे भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने में मदद मिली और एक तरह से हरियाली जो भूमि थी या जो बंजर भूमि थी उसको ठीक करने में कहीं ना कहीं मदद मिली है। इसके अलावा जो बड़ी बात थी कि विकासशील देशों में ये जो समस्या है वो ज्यादा बड़ी चुनौती है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर, साथ ही ये जो समस्या है इसका जो संबंध है इसे लेकर, क्या आप मानते हैं कि एक ग्लोबल अप्रोच की इस समय ज्यादा जरूरत है, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो या आपस में मदद को लेकर हो? आप मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉइंट है जिस पर देशों को सोचना चाहिए मिलकर? ये आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है, क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी के अंदर पेरिस एग्रीमेंट और उसके पहले भी विकास
विकसित देशों ने ये तय किया था कि वो $100 बिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड में डालेंगे और जो ज्यादातर विकासशील देशों की काम आएगा अडेप्टिंग एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज के लिए। एंड जब पैसा डालने की जब प्लेस करते हैं, वी प्लेस टू इन्वेस्ट $100 बिलियन, वी इन्वेस्ट की बात नहीं करते, तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो हुआ है ये प्रतिवर्ष $100 बिलियन की बात थी, पर मुश्किल से अभी तक कुल मिला के 4-5 सालों की जो किटी है वो $15-16 बिलियन के आसपास होगी। तो इसमें मुख्य चीज है कि कहने के लिए हम जब हमारी कॉप की मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशंस लेवल पे तो हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, पर जब कंट्रीब्यूशन करने की बात आती है तो विकसित देश ही पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी एक और टर्म है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, CBDT। तो इसके अंदर है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए पूरा प्लेनेट, पूरा ग्लोब प्रतिबद्ध है, बट जिसने जितना पॉल्यूशन किया है वो उतना जिम्मेदार है। तो ये इस प्रिंसिपल के अंदर हम लोग कहते हैं कि जैसे कि हमारा पॉपुलेशन 135-40 करोड़ के लगभग है, और अन्य देशों की जो पॉपुलेशन है, अमेरिका की, USA की पॉपुलेशन है, कम है। तो प्रति व्यक्ति जो हमारा एमिशन स्टेटस है वो काफी लो है, जो एवरेज है विश्व का उससे भी हम काफी लो हैं। तो यहाँ तक कि हम जो हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नेगोशिएटर्स जाते हैं वो इसी बात को कहते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को विकास करने का अधिकार है। पॉवर्टी एलिवेशन का हम लोगों को अधिकार है, हमारे लोग भी गरीबी रेखा के ऊपर है, उसमें उत्सर्जन होगा, एमिशन होगा, और उस एमिशन को कम करने के लिए बहुत सारे जो प्रयास हैं वो हम लोग कर रहे हैं। पर जो ऑलरेडी एमिशन कर चुके हैं विकसित देश, उनका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होना चाहिए। ये तो मैंने थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया, तो यहाँ पे मैं बन्नी ग्रासलैंड के बारे में दोबारा जरूर बताना चाहूंगा। बहुत अच्छा उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। बन्नी ग्रासलैंड प्रोसेपस जूलियोफ्लोरा के इन्वेस्टिंग होने के कारण से वो काफी खराब हो गया था। अब पिछले 5-6 सालों में उसमें काफी ध्यान दिया गया है। प्रोसेपस जूलियोफ्लोरा एक कांटेदार पेड़ पौधा होता है जिससे कि ग्रासलैंड खराब हो जाता है, और उस ग्रासलैंड से हजारों लोगों की आजीविका जो एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से चलती थी। और इस पे हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से रिसर्च करके देखा है, उसमें काफी अच्छे सराहनीय कार्य हुए हैं। अगर ऐसे ग्रासलैंड्स जो हमारे खराब हो गए हैं उनको विकसित किया जाना, उनको इम्प्रूव किया जाना बहुत ही आवश्यक है। एक तो लोगों की जो आजीविका है, जिनका एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर आजीविका है, पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात में, वो बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, यानी प्रयास जो किए जा रहे हैं जैसा आपने बताया वो काफी अहम है, और वो हमें कहीं ना कहीं आंकड़ों में भी दिख रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि फॉरेस्ट लैंड तो बढ़ रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी अगर उतना ध्यान दिया जाए तो जाहिर तौर पर और बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं सामूहिक जिम्मेदारी इसमें पूरे विश्व को समझनी पड़ेगी अगर हम बेहतर कल चाहते हैं। भारत में पिछले 10 वर्षों में करीब 3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र को जोड़ा गया, और 2030 तक का जो लक्ष्य है 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और जैसा दोनों मेहमानों ने कहा भी कि दुनिया की करीब 17% आबादी भारत में रहती है, जबकि भारत में दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, यानी 2.5% से भी कम। ऐसे में जमीन के बेहतर इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि जमीन को बंजर होने से रोका जाए, और इस दिशा में भारत ने जो कदम उठाए हैं वो न सिर्फ भारत में बदलाव लाएंगे बल्कि दुनिया के लिए भी नजीर बनेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर शर्मा आपका, सुनील बब्बी सर आपका, दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ देश देशांतर में जुड़ने के लिए। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई,
लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।